पे। अब दूसरे आते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जी है ना, कि आप इकोनॉमी कैसे। अब देखिए अमेरिका ने एक मोटा मोटी फ्री ट्रेड इकोनॉमी खड़ी की और उसका फायदा हुआ, जापान को हुआ, पश्चिमी यूरोप को हुआ, जर्मनी को हुआ, बाकियों को हुआ, भारत को भी हुआ, दूर क्यों जाए, भारत को भी लाभ हुआ। आउटसोर्सिंग कहाँ कर रहे हैं हम, यूएस में कर रहे हैं। तो इससे जो है फायदा हुआ और अमेरिकी इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, अमेरिकी कंज्यूमर को चीजें सस्ती मिली कि अगर ये माइक्रोफोन चीन में बनता है और वो जाता है अमेरिका, ठीक, तो इसका अर्थ ये है कि भाई अमेरिकी मिडिल क्लास इसके लिए कम पैसा दे रही है। अमेरिकी शेयर होल्डर को फायदा हुआ क्योंकि भाई अब वो मजदूर को अगर 10 रुपया देता था, कल 10 रुपया देता था, आज 5 दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन अमेरिकी वर्कर को नुकसान हुआ और उसको है गुस्सा, उसने मिलकर ट्रंप को वोट दिया। गरीब लोगों का अमीर देश बन गया अमेरिका। गरीब लोगों का अमीर देश बन गया। तो अब ट्रंप कह रहा है कि यार मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, मैं नौकरी वापस लाऊंगा, भले ही वो ला पाए न ला पाए, क्योंकि बहुत नौकरी आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए कि इसमें ये प्लास्टिक है, बनता ही नहीं है, कहाँ से बना लोगे? जो कारीगर है, जो कोई मान लो जूते सिलता है, अगर जूते के कारखाने चले गए तो आप अगर टैरिफ लगा दोगे जूते महंगे हो जाएंगे, लेकिन वो सिलाई करने वाला ही नहीं है, किसी को याद भी नहीं है करना। तो यथार्थ ये है कि प्रोटेक्शनिज्म से ऐसा नहीं है कि जरूरी है लौट आए, लेकिन इनका मानना यह है कि अमेरिका का बाकियों ने फायदा उठाया और कुछ महीने में उठाया भी कि भाई बाकियों ने तो टैरिफ रखी। देखिए रिपोर्ट लिखी थी प्रोजेक्ट 2025, उसमें लिखा था कि भाई चीन की टैरिफ हाई है, बिल्कुल चीन बाहर वालों को जो है आसानी से बिजनेस नहीं करने देता है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी करता है, उनके साथ भेदभाव भी करता है, ये सब बात सच है। भारत की भी बात लिखी और उनके पुराने एम्बेसडर ने मेरे साथ बैठ के कहा कि देखो आप तो चीटिंग करते हो, हम कोई डील साइन भी कर लें और आप कहोगे आप टैरिफ नहीं लगा रहे हो, लेकिन फिर आप कस्टम्स वाले पे रोक देंगे, क्वालिटी चेक करने लगोगे, नौटंकी करने लगोगे, तो हम बेच ही नहीं पाते हैं, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। हमारी सारी कार की कंपनी बंद करके आ गई जी, क्योंकि अगर आप लोकल सेट नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। तो उनको इस बात का था कि बाकी लोग चीटिंग भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बंद करो, ये जो सिस्टम है इससे हमारे वर्करों की जॉब जा रही है और बाकी लोग चीटिंग कर रहे हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म ले आए और साथ में डॉलर को भी गिराना चाहते हैं जिससे कि चीजें इनके यहाँ सस्ती हो। अब उसके लिए चाहते हैं कि डरा धमका के ये लोगों से 1985 की तरह प्लाजा एकॉर्ड कराया था प्लाजा होटल में कि हर आदमी ने अपनी करेंसी जानबूझ के बढ़ा ली जी, जिससे कि डॉलर ज्यादा बिके, उससे फायदा हुआ। लेकिन अब लोग डरे हैं, बाकी अब पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन दौर पूरा प्रोटेक्शनिज्म का है और प्रोटेक्शनिज्म इस दफे सिर्फ टैरिफ ही नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर भी हैं, लीगल चीजें भी हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने वाली हैं, 25% टैरिफ तो स्टील एल्युमिनियम पे आ गई, और साथ में कैपिटल भी हो सकता है जो अंदर आ रहा है, टैक्स करें जी। और ये जो है पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदलने के चक्कर में है। जैसे आपको बताया कि डॉलर को डिवैल्यू करें, लेकिन बाकी लोग मंजूरी कर लें, और अगर किसी ने जैसे डॉलर के विरुद्ध बात की, जैसे ब्रिक्स वालों को बोला है बात करके दिखाओ, सैंक्शन लगा देंगे। बिल्कुल। और भारत तो पूरी जैसे कहिए निशाने में है, बिल्कुल नली तनी हुई है हम पे, बस बंदूक का घोड़ा दबाने की देरी है। और हमारे लोग अनभिज्ञ हैं, एक इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर टैरिफ लगे तो क्या करेंगे, दूसरा समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मार्केट एंट्री दी तो क्या होगा। थोड़ा सा तो दर्द होगा, लेकिन मिडिल क्लास के लिए अच्छा होगा, मिडिल क्लास के लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी, बहुत सी चीजें जी जी। और तीसरा वो और मांगे कर रहे हैं, ये भी दे दो वो भी दे दो, वो देना मुश्किल है। तो प्रोटेक्शनिज्म का दौर है तो बिल्कुल नया दौर है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के बाद वाले दौर से बिल्कुल ही भिन्न है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा अब आ गया कब्जाना डाका का दौर। बिल्कुल। अब वो तो बड़ा सीधा है, रॉबर्ट क्लाइव कैसे आया था भारतवर्ष? प्लासी का युद्ध, बाद का युद्ध हमने देखा है। रॉबर्ट क्लाइव ने जिसमें जीत हासिल की उसका नाना कहाँ से था? नजफ।
शिया शिया थे। आज के इराक से। बिल्कुल। उसके थोड़ा सा पूरब चलिए तो बंगाल का, अरे अवध का नवाब कहाँ से था? सिराजुद्दौला, हाँ बिल्कुल। नहीं, शुजाउद्दौला। हाँ, सिराजुद्दौला, हाँ। सॉरी मैम। वो तो ईरानी। जी बिल्कुल। तो वो तो पुराना दस्तूर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में तलवार है तो उसी के हाथ में सोना आता है। हाँ बिल्कुल। वीर भोग्य वसुंधरा। इतिहास पूरी तलवार लिखती है। हाँ, तो अब यूरोपियन कमजोर हो गए, ये बलिष्ठ हो गए। इन्होंने कहा कि बाकी लोग जो है भी इतने बलिष्ठ नहीं है, तो अभी इन्होंने सोचा कि भाई मौका है तो पैनामा वापस ले लें। पैनामा कनाल ले लिया। जी ठीक। जी। ग्रीनलैंड कह रहे हैं हमको चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड में कुछ रेयर अर्थ हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, और आर्कटिक मेल्ट कर रहा है। सबसे बड़ी सामान है तभी तो चाहिए। नहीं, आर्कटिक मेल्ट कर गया ना। जी हाँ बिल्कुल। तो और वो सी रूट है साहब। हाँ, तो अब ग्रीनलैंड वैसे ही सुरक्षा ये देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं अभी। हाँ। तो ग्रीनलैंड कह रहे हैं ले लेंगे। अब ग्रीनलैंड, किसी ने मुझे कहा, अमेरिकी ने, यार ग्रीनलैंड कौन सा डेनमार्क का था, इन्होंने भी तो कब्जाया ही। हाँ, यूरोपियन से ये भी कॉलोनियल है। तो ये किस मुंह से हमको बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बात थी कि आप बॉर्डर नहीं बदल सकते, ये शाश्वत है। कुछ शाश्वत न कभी हुआ है न होगा। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी शाश्वत है। उन्होंने कहा यूएन चार्टर में बहुत सारी चीजें शाश्वत की गई। अब लगता है कि अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो प्रवृत्ति, मानसिक आदमी की प्रवृत्ति के विरुद्ध है। तो अब कह रहे हैं कनाडा भी चाहिए। तो अब क्या है कि ये रिसोर्स चाहते हैं, और बाकी लोगों को ये साम दाम दंड भेद से डरा धमका के, लुभा के किसी तरह अपना फायदा निकालेंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। पर ये कई काल से हो रहा है, चिरंतन।